डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बीए न्यू कोर्स के अंतर्गत पेपर 2 इंडिया यूनिट 1 का पार्ट 2 इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताने जा रहा हूं। मेरे पहले लेक्चर में आपने देखा कि क्लाइमेट की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसको आपने पढ़ा और समझा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो क्लाइमेट चैप्टर है भारत का वह विशद है। यह चैप्टर आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सही है, क्योंकि इसमें आप यूजी से लेकर पीजी तक और उसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप जब बैठते हैं तो उसके लिए भी उपयोगी है। अतः इसका थोड़ा विस्तृत अध्ययन हम करने जा रहे हैं। इसीलिए आज पार्ट 2 मैंने प्रारंभ किया है। इसमें मैं भारत में वर्षा का एक विश्लेषण करूंगा कि भारत में जो बारिश होती है, जो वर्षा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके संबंध में हम आज बात करेंगे। तो इसके प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि वर्षा क्या है, वर्षा हम किसे कहते हैं। यह कोर्स जो है यह आवश्यक रूप से यह आपको बताता है कि आपको जो तैयारी करनी है वह क्लाइमेट की विशद तैयारी करनी है। सबसे पहले इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं दूंगा आपको, और प्रश्न के अनुरूप आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्षा क्या है। तो वर्षा का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर पानी के बूंदों का गिरना। तो इसकी एक परिभाषा हम कर सकते हैं इस आधार पर कि पृथ्वी की सतह से जो पानी वाष्पित होकर ऊपर जाता है और पुनः ठंडा होकर संघनन होकर पानी के बूंदों के रूप में नीचे पृथ्वी के पर पुनः आता है धरातल पर, तो उसे हम वर्षा कहते हैं। ये एक सिंपल परिभाषा वर्षा का हुआ जो हम आप सभी जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रश्न छिपे हैं। मैंने कहा था कि जैसे कि मैं जब इसको बताऊंगा तो मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम जो है अभी गवर्नमेंट में लेटेस्ट चल रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए आज आपको मैं पढ़ाऊँगा। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसको भी ध्यान में रखूँगा। तो हो सकता है कि यह लेक्चर थोड़ा विशद हो जाए, लेकिन हमें आशा है कि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक लगेगा आपको। तो सबसे पहले मैं वर्षा की इस परिभाषा में कुछ शब्दों का यूज किया है मैंने, संघनन और वर्षा की बूंदें। तो दो प्रश्न बनता है कि संघनन क्या है। आप जानते हैं संघनन कि जब इवापोरेशन होता है तो इवापोरेशन होने के बाद जब उसकी लेटेंट ऊष्मा किसी न्यूक्लियस के टकराकर और जब उसका लेटेंट हीट समाप्त होता है, गुप्त ऊष्मा का ह्रास होता है, तो वाष्प जो है पानी के बूंदों में बदल जाता है। और पृष्ठ तनाव के कारण वायुमंडल से, चूँकि ट्रोपोस्फीयर में वर्षा बनता है, वर्षा की बादल बनता है और वहीं से बारिश होती है, तो वहाँ से जब वह नीचे की ओर आता है तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण उसकी बूंदें गोल हो जाती हैं। और वर्षा जो होता है, यहाँ पर बता देना उचित होगा कि दो रूपों में होता है। एक बर्फ़ के रूप में बारिश होती है और दूसरी जो है वह जल के बूंदों के रूप में बारिश होती है। तो हमें ध्यान में रखना है इन बातों को कि वर्षा किन रूपों में होती है, दो रूपों में होती है। दूसरा, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, तो यह पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होता है। संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा का ह्रास होता है और वाष्पित जल बर्फ की सीकर या जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं और पृष्ठ तनाव के कारण पृथ्वी पर गोल गोल बूंदों के रूप में गिरते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें इस परिभाषा से भी निकल के आ गए। अब इसकी पढ़ने का जो योजना है उसमें हम सबसे पहले थोड़े थोड़े एक दो मिनट का चर्चा करेंगे। ऋतु, वर्षा ऋतु भारत में हम जानते हैं कि वर्षा ऋतु होती है। अब वर्षा ऋतु भारत में मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान जो है उसके अनुसार भारत में वर्षा की जो ऋतुएं हैं वह 4 हैं। शीत ऋतु, विंटर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन और शरद ऋतु, ऑटम सीजन। तो ये 4 सीजन्स हैं। और ख़ास करके हमें पढ़ना है वर्षा ऋतु के बारे में,
तो हम बाकी सीजन्स की अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम वर्षा ऋतु के संबंध में बात करेंगे और उसकी विशिष्टताओं के संबंध में बात करेंगे। तो वर्षा प्रायः भारत में कब प्रारंभ होता है हमें पता है। वर्षा जो है भारत में वह जून में प्रारंभ हो जाता है और सितंबर माह तक चलता है। इसको हम ग्रीष्मकालीन वर्षा कहते हैं। जब वर्षा का भी विभाजन करेंगे साल भर में, तो दो तरह से वर्षा भारत में होता है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से और दूसरा उत्तरी पूर्वी या प्रत्यावर्तित मानसून से वर्षा भारत में होती है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो भारत में जून से सितंबर तक लगभग 4 महीनों का होता है। और कुल कितने दिन होते हैं, ये प्रश्न अक्सर पीएससी में और ऐसे परीक्षाओं में भी या ऑनलाइन क्वेश्चन यदि होते हैं परीक्षा की तैयारी, तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि वर्षा कितने कालखंड का होता है। तो 120 दिनों का या 4 महीनों का, जून से सितंबर तक भारत में वर्षा का मौसम रहता है और ये वर्षा 120 दिनों के खंड का होता है। इस काल में क्या होता है कि ये जो वर्षा का काल है इसमें, और दूसरा जो काल होता है वर्षा का वह होता है प्रत्यावर्तित या शीत ऋतु का वर्षा उत्तर पूर्वी। यह कब से रहता है, यह रहता है दिसंबर से मार्च, 20 दिसंबर से मार्च के मध्य का जो महीना होता है वह वर्षा की शीतकालीन वर्षा या उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से वर्षा की 2 ऋतुएं भारत में होती है। लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि वर्षा ऋतु में ह्यूमिडिटी भी अधिक होती है, टेम्परेचर भी अधिक होता है। दूसरा अधिक प्रश्न आया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इस तरह के आपके प्रश्न आते हैं कि वर्षा ऋतु में तापमान और आर्द्रता की विवेचना करें, तो एक लाइन का शॉर्ट टर्म न्यू पैटर्न में रहता है। तो इस समय उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की स्थिति बनी रहती है वर्षा ऋतु में। दूसरा है जो भारत में वर्षा होती है, वर्षा कितने तरह की होती है, हमने विशेषताओं में पहले पार्ट 1 में चर्चा की थी कि संवहनिक वर्षा होती है, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा होता है। तो यहाँ एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत में वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो 2 तरह की होती है, एक को हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा और दूसरे को कहते हैं चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा जो है यह वाताग्री भी है। वाताग्र मतलब आप देखिएगा बंगाल की खाड़ी में, आप नक्शा को देखें तो आप ये देखेंगे, इस नक्शे को देखें यदि, तो यह बंगाल की खाड़ी, यह देख रहे हैं आप, यह बंगाल की खाड़ी जो है, इस बंगाल की खाड़ी में, और ये जगत सिंहपुरा है, यह वाला जो क्षेत्र है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर हवाएं रहती हैं, ठंडी हवाएं रहती हैं जो दक्षिण बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं, और इधर से व्यापारिक हवाएं आती हैं। और जब यह इसके उससे टकराती हैं तो टकराने के कारण क्या होता है, यहाँ पर तेज़ तूफान उठता है, और तेज़ तूफान उठने के कारण यहाँ पर इस तट पर, बंगाल के तट पर मानसून के सीजन में वर्षा जो होती है वह चक्रवातीय होती है। चूँकि 2 किस्म की हवाएं आपस में इस स्थान पर मिलती हैं, इसलिए इसको वाताग्री वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया एक तथ्य जो मैं आपको बताना चाहता था। तो चक्रवातीय और वाताग्री वर्षा एक ही बात है, और दूसरा पर्वतीय वर्षा। अब पर्वतीय वर्षा आप देखेंगे किस तरह से होता है भारत में, तो इसको देखिए आप कि पश्चिमी घाट पहाड़ जो भारत का है, उस देखिए पर्वतीय वर्षा है। पश्चिमी घाट पहाड़ जो भारत का है, इस पश्चिमी घाट पहाड़ में आप देखेंगे कि क्या स्थिति रहती है कि यह क्षेत्र 1216 फीट ऊंचा क्षेत्र है। यहाँ पर 1216 मीटर यह ऊंचा है। और जब यहाँ से अरब सागरीय दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा चलती है, तो चलने के कारण क्या होता है, यह पवन सम्मुख ढाल जो पश्चिमी घाट का है इससे टकराती है, और टकराकर संघनन की क्रिया होती है। संघनन की क्रिया होने से यहाँ पर वर्षा होता है। तो इसको कहते हैं, इस क्षेत्र को हम कहते हैं, पश्चिमी घाट का जो यह क्षेत्र है इसको पवन सम्मुख ढाल। इस पवन सम्मुख ढाल पर वर्षा अधिक होती है, और ज्यों ही इस ढाल को क्रॉस करके नीचे आती है, यह देखिए यह पवन सम्मुख ढाल है यह वाला, और ज्यों ही इसको क्रॉस करके नीचे आई यह कहलाता है पवन विमुख ढाल। तो ये कंडीशन यहाँ बनती है पश्चिमी घाट में। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक होती है और यह पर्वतीय किस्म की वर्षा होती है। तो अभी इतना ही समझाना है, इसमें आगे बढ़ेंगे तो और बातें हम करेंगे। अभी आगे हम बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु, अब
आगे बढ़ने के क्रम में आपको इन चीज़ों को कॉपी में नोट भी करते जाना है, चूँकि लेक्चर में बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाएंगी जो इन पॉइंट्स में नहीं हैं बात करने से। तो लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे आप और उन चीज़ों को नोट करते जाएंगे, और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, क्योंकि यूजी के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको कालांतर में वो तैयारी अपनी पीजी के लिए भी करते हैं, या अपनी तैयारी यूजी के स्टूडेंट कंपटीशन के लिए भी अभी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए और इस चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात हम यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखें कि इसमें जो विविध परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न इससे कैसे बन सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर एक तरह के प्रश्न हैं, अति सूक्ष्म, लघुत्तरीय और बृहद प्रश्न भी हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न इससे बनेंगे जो ऑनलाइन एग्जाम्स में या 1-2 लाइन के परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो इसमें आप देखें कि वर्षा किसे कहते हैं, भारत में वर्षा के स्वरूप का वर्णन करें, ऋतु का तात्पर्य क्या है, भारत में कितनी ऋतुएं हैं, भारत में वर्षा को निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन करें, भारत के वर्षा वितरण में विविधता है, व्याख्या करें, भारतीय वर्षा यहाँ की आर्थिक विकास के लिए को किस तरह से प्रभावित करती है, व्याख्या करें, भारत की वर्षा मानसूनी है, सिद्ध करें, भारत में उत्तरी पूर्वी मानसूनी वर्षा का वर्णन कीजिए, भारत के अधिकतम वर्षा प्रदेशों का वर्णन कीजिए, भारत के न्यूनतम वर्षा प्रदेशों में अल्प वर्षा के कारणों का वर्णन कीजिए, माउंट आबू न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है परंतु वहाँ वर्षा अधिक क्यों होती है जबकि राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये सभी तरह के जो प्रश्न हैं ये सभी कंपटीशंस में बहुत लॉजिकल रूप से पूछे जाते हैं। यदि थॉरो स्टडी इंडियन क्लाइमेट का आपको नहीं होगा तो उसको आंसर करने में आपको तकलीफ होगी। चेरापूंजी में अधिक वर्षा के कारण क्या हैं बताएं। भारत में वर्षा स्वरूप एवं मात्रा निर्धारण में हिमालय का महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी व्याख्या करें। थार के मरुस्थल के भारतीय वर्षा मानसून वितरण पर प्रभाव की विवेचना करें। भारत में वायु दाब की कटिबंधीय दशाएं भारतीय वर्षा के प्रादेशिक मात्रा को किस प्रकार से निर्धारित करती हैं उसके संबंध में बताएं। तो आप देखें या इसके अलावा और बहुत सारे प्रश्न बढ़ते हैं कि ITC-जेट का भारत के वर्षा के निर्धारण में क्या योगदान है, या तिब्बत के पठार का योगदान क्या है, प्रति चक्रवात का योगदान क्या है, जेट स्ट्रीम का योगदान क्या है, थार मरुस्थल की चर्चा कर ही लिए, पश्चिमी घाट का प्रभाव क्या है, अरावली का प्रभाव क्या है, पश्चिमी विक्षोभ का क्या प्रभाव है। इसी तरह से मोनेक्स और कोटेश्वरम की जो लेटेस्ट थ्योरी है वो तिब्बत के पठार के गर्म होने और संबंधित धारा के ऊपर आधारित है, उसका क्या प्रभाव है। अयन वृत्तीय क्षेत्रों में व्यापारिक हवाओं का टकराना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं भारतीय वर्षा को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो है इसकी लोकेशनल, जो मैं बार बार विशेषताओं में चर्चा कर चुका हूं इसलिए उसकी चर्चा आज मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। उन सारे फैक्टर्स का भी प्रभाव पड़ता है। तो इतने प्रश्न इस सबसे बनते हैं और प्रायः हर एक परीक्षाओं में इस प्रश्न के यूजी में, पीजी में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी तरह का, जरूरी नहीं है वो PSC या UPSC ही हो या और भी सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम्स होते हैं या इस तरह के जो कॉमन एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी बैंक इस तरह के एग्ज़ाम कंपटीशन के उसमें पूछे जाते हैं। इसलिए इस कैप्चर को थोड़ा शिद्दत के साथ अच्छे से और बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करके पढ़ना आवश्यक है। अभी हम दूसरा जो प्रश्न इसमें बनता है कि भारतीय मानसून, इसके बाद हम देखें कि भारतीय मानसून वर्षा को या मानसून ऑब्लिक वर्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक क्या क्या हैं। ये फैक्टर्स, इसकी चर्चा पार्ट 1 में मैंने थोड़ी की थी और यहाँ करना भी समीचीन होगा। आप देखिए कि इसमें जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर मैंने लग लिया है कि हिमालय में देखिए, हिमालय की स्थिति भारत में क्या है, यह भारत का मुकुट है। यह पामीर के गांठ से लेकर, देखिए आप, यह पामीर के गांठ से लेकर यह फैला हुआ है कहाँ, यह इस तरह से अरुणाचल प्रदेश होते हुए पूरा असम होते हुए, ये देखिए म्यांमार होते हुए, और यह भाग जो है कहाँ तक चला गया मैं आपको बताऊं कि यह अंडमान निकोबार तक आ गया है, यहाँ तक आ गया यह भाग, और यह यहाँ से इतनी दूर तक फैला हुआ है यह भाग। और
इसके इस विस्तृत विस्तार के इस तरफ क्या है, चाइना है, इधर क्या है, यूरोप का साइबेरियन, यहाँ पे सेंट्रल चाइना का पोजीशन है, तिब्बत का प्लेट्यू है, और इस तरफ जो है आप देखें तो यूरोपियन कंट्री है हाई लैटिट्यूड में। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं इसमें, और यहाँ से आप जानते हैं कि भारत दो भागों में बटा हुआ है। इधर का भाग जो है वह उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का है, और दक्षिण प्लेट्यू दक्षिण का जो भाग है वह जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु का है। अब यहाँ पर हिमालय जो है वह क्या करता है कि ध्रुवीय हवाओं को हिमालय रोकता है, और ध्रुवीय हवाओं को रोकने से क्या होता है कि जो ठंडी हैं, हड्डी को गला देने वाली हवाएं हैं, वह हिमालय के उस पार ही रह जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि दक्षिणी भारत में और मध्यवर्ती मैदान में बहुत ही सुहावना मौसम रहता है। ये जो गंगा का दोआब है, यह जो गंगा का दोआब है इस में बहुत ही सुहावना मौसम रहता है। और इधर जो है चूँकि इस समय की स्थिति क्या रहती है, वर्षा के दिनों में जैसे मैंने बताया कि वर्षा भारत में कब से कब तक है, जो पहले आपको इसमें मैंने बताया है कि 120 दिनों का रहता है वर्षा, 1 जून से सितंबर तक। तो आप देखिए जून में कहाँ रहता है, जून में आप देखेंगे कि 21 जून को यह जो है कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य चमकता है, और यहाँ सबसे बड़ा रात होता है, सबसे बड़ा दिन होता है ये यहाँ पे 21 जून को कर्क रेखा पर। और इस कर्क रेखा पर सूर्य के चमकने के कारण क्या होता है कि ये संपूर्ण भाग में जो है गर्मी होता है और लो प्रेशर का केंद्र बना रहता है। तो हिमालय यदि नहीं होता तो ये सारी जो ध्रुवीय ठंडी हवाएं हैं यह इस क्षेत्र में आती और वर्षा के मैकेनिज्म को यहाँ पर प्रभावित करती, और यह पूरा क्षेत्र बर्फीला रेगिस्तान के रूप में रहता। अतः हिमालय का, और दूसरी बात क्या है कि हिमालय से चूँकि यह हिमालय जो है वह क्या है, वह हिमालय जो है वह बर्फ़ से ढका हुआ है। तो दूसरा, हिमालय में जब गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा यहाँ पे चमकता है, गर्मी के दिनों में जब कर्क रेखा, गर्मी के दिनों में जब कर्क रेखा के पास सूर्य रहता है, उस समय क्या होता है, उस समय एल्बिडो होता है। एल्बिडो इस क्षेत्र में एल्बिडो का मतलब होता है कि जो सूर्य की ऊष्मा है, जैसे यह इनकमिंग सोलर रेडिएशन से प्राप्त होती है सौरिक ऊर्जा, वह परावर्तित हो जाती है। इस तरह से यह परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होने के कारण इसको एल्बिडो कहते हैं, जिसके कारण कन्वेक्शन करेंट वहाँ पर चलता है। तो एक पॉइंट और है हिमालय का। तो इस तरह से दूसरी जो मानसून की हवाएं इधर से जाती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं यहाँ से जाती हैं, इधर से जाती हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं, उन हवाओं को भी यह और यहाँ से जाती हैं, हिमालय रोकने का काम करता है, और यह वर्षा के लिए आवश्यक स्थिति का वातावरण का निर्माण करता है। तो हिमालय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे वर्षा के वितरण में और वर्षा की मात्रा को प्रभावित करने में। दूसरा जो है वह है वर्षा के वितरण को प्रभावित करने में जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वह क्या है, वह है थार का प्रतिचक्रवात। अब प्रतिचक्रवात की स्थिति में क्या होता है, हमको देखें कि हिमालय के पास यहाँ पर एक कन्वेक्शन करेंट उठता है, जिसके कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठने के कारण क्या होता है कि ये जो प्रतिचक्रवाती हवाएं हैं, जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है तो उस समय कर्क रेखा के पास, मतलब यहाँ पर सूर्य रहता है, ये कर्क रेखा के पास जब सूर्य रहता है तो वहाँ पर अत्यधिक ऊष्मा की प्राप्ति होने के कारण कन्वेक्शन करेंट उठता है। इस तरह से कन्वेक्शन करेंट उठता है, संवहनिक धाराएं चलती हैं उससे, क्योंकि सूर्य उत्तरायण की स्थिति में है
तो पृथ्वी का यह महाद्वीपीय खंड गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण संवहनिक तरंगें यहाँ से उठती हैं, और संवहनिक तरंगें जब यह उठती हैं, और दूसरा जो संवहनिक तरंग उठता है वह कहाँ उठता है? वह उठता है यहाँ तिब्बत के पठार पर उठता है संवहनिक तरंग, और तीसरा संवहनिक तरंग जो है वह थार के मरुस्थल में उठता है। तो हम अभी कर रहे हैं बात प्रति चक्रवात की। तो ये क्या होता है, यह एंटी ट्रेड विंड क्या होता है? यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भारत में यह एंटी ट्रेड विंड ऊपर कन्वेक्शन के कारण ऊपर उठा, और ऊपर उठने के बाद यह लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है, और जाने के बाद यह एडियाबैटिक लैप्स रेट के साथ यह 2 किलोमीटर की ऊंचाई से वह दक्षिण भारत की ओर भ्रमण करना प्रारंभ कर देता है, और दक्षिण भारत की ओर भ्रमण करता है। यहाँ से कन्वेक्शन करंट उठा, यहाँ से उठा, और तिब्बत के पठार से उठा, और यह 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह दक्षिण की ओर वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर में चलता हुआ यह आता है, और दक्षिण में यह आकर नीचे आता है, और नीचे आने के बाद यह दक्षिण पश्चिमी मानसून को क्या करता है? और एक्सेलरेट कर देता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून तीव्र हो जाता है। तो प्रति चक्रवातीय स्थिति के कारण, और यहाँ यह ध्यान देना है कि यह हवा जो प्रति चक्रवातीय हवा है, यह लगभग पृथ्वी की सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही है। ये ध्यान देना है, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही है वह हवा। क्यों 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही है? क्योंकि नीचे यहाँ से तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा है, यह खाली है ही नहीं, और यह नमी युक्त हवा है, और यह हवा जो है प्रति चक्रवातीय यह कन्वेक्शन करंट के कारण ऊपर गर्मी के कारण उठती हुई हवा है। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। यदि ये ध्यान नहीं रहेगा तो इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो प्रति चक्रवातीय हवा किस तरह से दक्षिण पश्चिमी मानसून और अरबियन मानसून को यह यहाँ पर सहयोग करती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि यह प्रति चक्रवातीय हवा 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्यों प्रवाहित होती है, जिसका जवाब मैंने आपको अभी बतलाया है। तो इस तरह से एंटी ट्रेड विंड जो है वह इंडियन ओशन में नीचे उतरता है, और नीचे उतरकर वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून को और भी स्ट्रॉन्ग करता है, इसको और स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ से इंडियन ओशन में उतर के इसको स्ट्रॉन्ग करता है, और यही कारण है कि यह वर्षा को मात्रा को और तीव्रता को प्रभावित करता है। तीसरा है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम यह भी 3 चीज़ों से प्रभावित होता है। यह क्या होता है कि एक मैंने आपको बताया था कि यह जो थार का मरुस्थल है, दूसरा मैंने बताया था यह तिब्बत का प्लेट्यू है, और तीसरा मैंने आपको बताया था कि हिमालय का एल्बिडो। ये तीनों जो है कन्वेक्शन करंट चलते हैं इसमें, और यह कन्वेक्शन करंट जब चलती हैं तो इनका प्रवाह ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल होता है, और वर्टिकल होने के कारण यह 3 भागों में विभक्त होती हैं। और पहला तो एक एल्बिडो के रूप में हुआ, दूसरा थार के रूप में। इसकी मैकेनिज्म को मैं बाद में समझाऊंगा, अभी जेट स्ट्रीम समझ ले। तो जेट स्ट्रीम जो है मेन हवा है। इसके साथ क्या होता है कि यह हवा, तो एक हवा एंटी ट्रेड विंड के रूप में आ गई 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जो पहले चर्चा कर लिया हमने। लेकिन दूसरी हवा, इसको मैं एक दूसरे पिक्चर में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको इसमें। हाँ, देखिए, एक हवा जो है यह, अभी हम जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं ना। जेट स्ट्रीम में क्या होता है कि 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रोपोपॉज में यह जेट स्ट्रीम को 3 चीज़ें मिलकर एक्सेलरेट करती हैं। एक है थार मरुस्थल से चलने वाली कन्वेक्शन करंट, दूसरी है एंटी साइक्लोनिक कन्वेक्शन करंट प्रति चक्रवातीय संवहनिक धारा, और तीसरा है हिमालय का एल्बिडो। तो यह मिलकर क्या करते हैं, 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रोपोपॉज के पास जेट स्ट्रीम ऊपर उठ जाती है। एक तो एंटी क्लॉकवाइज चलती हुई यह आती है 2 किलोमीटर के ऊंचाई से,
और दूसरी 11 किलोमीटर की ऊंचाई से आती है और यह जेट स्ट्रीम वो 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है और आने के बाद जब वो नीचे आती है इंडियन ओशन में तो आने के बाद अरबियन और दक्षिण पश्चिमी मानसून को यह एक्सेलरेट करने में मदद करती है। तो यह जो जेट स्ट्रीम है यह और एंटी ट्रेड विंड है, ये दोनों मिलकर, और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है, वह है थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल किस तरह से है? थार का मरुस्थल में सबसे ज़्यादा लो प्रेशर बेल्ट रहता है। फिर कर्क रेखा पर सन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सन जो है वह कर्क रेखा पर है 21 जून को, और यहाँ पर थार का मरुस्थल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, रेत, और यहाँ पर यह क्षेत्र जो है यहाँ पे कच्छ है, तो यह क्षेत्र जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ह्यूमिडिटी नील है, यहाँ पर कन्वेक्शन करंट उठ रहा है ऊपर की ओर, और यह उठने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद पुनः यह दक्षिण की ओर आता है और दक्षिण की ओर आकर यह इसको प्रभावित करता है। और दूसरी बात यह होती है कि यह लो प्रेशर बेल्ट जितना ही मजबूत होगा, चूँकि यह थार के मरुस्थल का लो प्रेशर जितना ही मजबूत होगा उतना ही हाई प्रेशर तीव्रता से इस ओर आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही लो प्रेशर का बेल्ट बनता है और यहाँ का जो ये रहता है वायु दाब रहता है वह लगभग 990-95 मिलीबार का इसके ऊपर प्रेशर रहता है। तो कम प्रेशर होने के कारण यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं और प्रवाहित होकर यहाँ तीव्रता से पहुँचती हैं, और इस कारण से यह मानसून हवाओं का वर्षा को वितरण में प्रभावित करते हैं। उसके बाद पश्चिमी घाट का प्रभाव। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट देख रहे हैं आप, ये वेस्टर्न घाट है। पश्चिमी घाट में भी यही पोजीशन बनता है कि हवाएं सबसे पहले कहाँ मानसून पहुँचती है, वर्षा की बूंदें कहाँ पहुँचती हैं? वह पहुँचती हैं मालाबार तट पर। मालाबार तट पर पहुँचकर वहाँ से वह आगे की ओर बढ़ती हैं। एक बात यहाँ बताना चाहेंगे कि लगभग प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस समय यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दो शाखाएं हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की, सबसे पहले कौन सी शाखा से वर्षा होती है? तो आंसर देना है अरब सागरियन शाखा से वर्षा होती है, वह 10 दिन पूर्व पहुँच जाती है। कारण है इसको मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है कि ये वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा जो है, जो रिट्रीट ऑफ मानसून की वर्षा है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, और इससे दो तरह की वर्षा होती है। एक वर्षा जम्मू कश्मीर में होती है, उत्तरांचल में होती है, हिमाचल में होती है बर्फ़ के रूप में, और दूसरी वर्षा जो है वह होती है कोरोमंडल तट पर, वह तमिलनाडु में, उड़ीसा और आंध्रा के तट पर थोड़ी बारिश होती है। तो यह पश्चिमी विक्षोभ का भी प्रभाव है। अंतरा उष्ण ITC जेट का महत्वपूर्ण प्रभाव भारतीय वर्षा के वितरण पर है। आपको पता होगा कि 21 मार्च को और 22 सितंबर को दोनों दिन जो है यह कहाँ रहता है? सबसे समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक। तो हमको अभी वर्षा के 21 मार्च को समर सोलिस्टिक होता है। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर आ जाता है और सूर्य उत्तरायण की स्थिति में आता है। तो उस समय से ITC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इंडियन ओशन में ITC का फॉर्मेशन होता है। तो इंडियन ओशन में ITC का फॉर्मेशन होने से क्या होता है कि यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में उच्च दाब का केंद्र बना रहता है। अब इसको मैं दूसरे नक्शे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देखें तो पाएंगे कि यहाँ से यहाँ पर 21 मार्च को लगभग जो है ये पोजीशन रहता है ITC जेट का। ITC जेट का पोजीशन यहाँ पे रहता है और प्रति माह लगभग 8 डिग्री ऊपर जाता है। यह ऊपर की ओर खिसकता है ज्यों-ज्यों सूर्य उत्तरायण होता है। और 21 जून की स्थिति यह रहती है, किसकी?
21 जून की स्थिति जो है ITCZ की यह रहती है, कच्छ गुजरात से होते हुए छत्तीसगढ़ के सरगुजा से होते और मिजोरम त्रिपुरा के पास की स्थिति रहती है। और इस बीच में क्या पोजीशन बनता है ITCZ का? ITCZ क्या है? सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में बनता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी विशेषता क्या है? हाई टेम्परेचर, कन्वेक्शन करंट, लो प्रेशर, ये इसकी विशेषता है ITCZ की। और जो ITCZ की जहाँ जहाँ से गुजरेगी उन क्षेत्रों में लो प्रेशर तीव्र होगा, और लो प्रेशर जब तीव्र होगा तो क्या होगा? हवाएं जो यहाँ पर HP हाई प्रेशर की बेल्ट की हवाएं बनी हुई हैं उत्तर पश्चिम में, यह हवा यहाँ से इस लो प्रेशर को भरने के लिए प्रवाहित होती हैं। और ज्यों प्रभावित होती हैं तो ज्यों यह विषुवत रेखा को पार करती हैं तो फेरल्स लॉ के द्वारा कॉरियोलिस बल के कारण यह दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। और दाहिनी तरफ मुड़ने में, और यहाँ पर एक काम और होता है कि जो अफ्रीका का तट है, यह जो अफ्रीका का तट है, अफ्रीका का पूर्वी तट मेडागास्कर के ऊपर, और सोमालिया है, ये सोमालिया का जो आकृति है और सोमालिया की जो ठंडी जलधारा है वह भी यहाँ पर इसको ऑब्स्टेकल करती है। और यह धारा अरब सागर में, यह मानसून की धारा दक्षिणी पश्चिम की ओर मुड़ती है, और मुड़ने के फेरल्स लॉ भी काम करता है, और सोमालिया की ठंडी जलधारा और सोमालिया की आकृति भी। इसलिए मेडागास्कर के उत्तर और अरब सागर में जाकर यह दो भागों में विभक्त हो जाती है। और यहाँ पर कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के पास यह क्या होता है? कन्याकुमारी के पास यह पुनः यहाँ पर यह दो भागों में विभक्त होती है, और विभक्त होकर एक बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरब सागर के मानसून के रूप में प्रवाहित होती हैं। तो यह भी ITCZ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जिस बार ITCZ कमज़ोर होगा उस आगे पढ़ेंगे इसको, इतना विस्तार में अभी जाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आगे बढ़ें हम इन चीज़ों को। तीसरा जो फैक्टर है हमारा है वह है अरावली पर्वत की स्थिति। अब देखिए, अरावली भी वर्षा की मात्रा के वितरण को और मात्रा को प्रभावित करती है। हम सभी जानते हैं, इसको कॉमन फैक्टर है कि अरावली मानसून हवा की दिशा में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। इस कारण से संपूर्ण थार का विकास हो गया है, क्योंकि देखिए अरावली क्या है? उत्तर दक्षिण फैला हुआ है, मानसून हवाएं भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो अरावली के पैरेलल मानसून हवाएं चली जाती हैं और उत्तर में चली जाती हैं, और थार का डेजर्ट इधर पड़ जाता है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते यह ऊपर दिल्ली तक जाके वर्षा करती हैं, पंजाब में, हरियाणा में और इधर भी वर्षा करती है, लेकिन वह अरावली के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं करती हैं, जिसके कारण जैसलमेर भारत का और लेह दोनों शुष्क क्षेत्र में आता है। लेह का तो दूसरा कारण है, लेकिन जैसलमेर कारण है कि वह। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है, यह एक प्रश्न है, इस प्रश्न में मैं दिया हूँ, परीक्षोपयोगी प्रश्न में भी उसको लिखा हूँ, बहुत सारे प्रश्न, उसमें से एक प्रश्न है कि क्या कारण है कि माउंट आबू में तो वर्षा अधिक होती है 125 सेंटीमीटर के करीब, लेकिन अरावली के आसपास के क्षेत्रों में राजस्थान का औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर है। ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है कि अरावली जो है वह उसमें गुरु शिखर माउंट आबू में है, जो 1200 से ऊपर ऊंचा है, मीटर से ज़्यादा ऊंचा है। तो और अरावली 692 किलोमीटर में उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि वहाँ पर तो बारिश हो जाती है ऊपर में उठने के कारण, वायु के संघनन को, जो थोड़ी सी पानी यहाँ से ले जाया जाता है, वो जलवाष्प रहता है, वह ऊंचाई पे उठकर उसको हवा के पवन सम्मुख ढाल में बारिश कर देती है और आगे निकल जाती है। लेकिन बाकी अरावली के पैरेलल वह निकल के आगे बढ़ जाती है, वहाँ वर्षा थार के डेजर्ट में नहीं होता, इसलिए थार का डेजर्ट शुष्क रहता है और तापांतर भी वहाँ अधिक रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है तिब्बत पठार का गर्म होना तथा सम्मानिक धारा का प्रवाह। अभी हम वर्षा के कारणों का ही वर्णन कर रहे हैं। तिब्बत जो है वह पठार है। उस पठार पर जब सूर्य कर्क रेखा पर रहता है तो वहाँ पर सूर्य की लघु तरंग की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, और लघु तरंग की विकिरण की मात्रा जब अधिक प्राप्त होती है तो वहाँ कन्वेक्शन करंट चलता है। कन्वेक्शन करंट चलने के कारण क्या होता है
कि तिब्बत का पठार के ऊपर से हवा नीचे की ओर दक्षिण भारत की ओर प्रवाहित होने लगती है, और इसी टेक्नोलॉजी पर, इसी पर आधारित है कि इसी कन्वेक्शन करंट की तिब्बत के पठार के ऊपर एक तो हिमालय का एल्बिडो, दूसरा थार के मरुस्थल से उठने वाला संवहनिक तरंग, और तीसरा तिब्बत के पठार से निकलने वाला सीसी कन्वेक्शन करंट। ये सभी मिलकर क्या करते हैं कि ऊपर प्रवाहित होने वाली जेट हवाओं को भी प्रभावित करते हैं, और जेट भी मानसून की तीव्रता को प्रभावित करता है, और तिब्बत की पठार से भारत की दक्षिण की ओर हवा ऊंचाई पर नीचे प्रवाहित होने लगती है। और इसी के आधार पर कोटेश्वरम और मोनेक्स रसा की एक संस्था थी जो 1982 के करीब उसने तिब्बत के पठार और जेट स्ट्रीम का क्या रोल है भारतीय वर्षा में, इसका अध्ययन किया था। तो यह तिब्बत के पठार को कोटेश्वरम मोनेक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय वर्षा और मानसून के निर्धारण के लिए बताया था। तो इस तरह से ये भी जो है तिब्बत का पठार भी भारत के वर्षा की मात्रा को और मानसून के आने की और वर्षा की मात्रा को प्रभावित करता है। इसलिए इसमें मैंने लिखा है कि भारतीय मानसून ऑब्लिक वर्षा को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। इसके बाद दूसरी बात है कि ऐन वृत्तीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों का टकराना तथा ऊर्ध्वाधर प्रवाह। आप देखें, यहाँ देखें, इसमें देखें आप कि मैंने ग्लोब में दिखाया है, यह अयन वृत्तीय क्षेत्र है, ये अयन वृत्तीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक बीच मध्य में जो भाग है जो लगभग 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा से दक्षिण मकर रेखा के बीच का क्षेत्र अयन वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें देख रहे हैं आप हवा किधर आ रही है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है, और इधर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर हवा चल रही है। तो ये जो व्यापारिक पवन की पेटी है, ये हवाएं जब विषुवत रेखीय क्षेत्र में आपस में टकराती हैं तो टकराने के कारण ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप में, वर्टिकल रूप में प्रवाहित होती हैं, क्योंकि हवाएं गर्म होती हैं। तो नीचे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो उन लो प्रेशर बेल्ट में आसपास का जो समुद्री हवाएं हैं, ये आसपास की समुद्री हवाएं यहाँ पर आती हैं, और दूसरी हवा जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम से आती है मानसून के रूप में। और यह ITCG अयन वृत्तीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन जितनी तीव्र टकराएंगी उतना ही प्रचंडकारी ढंग से मानसून की यहाँ पर विस्फोट होगा और मानसून का प्रोग्रेस भारत के ऊपर होगा। तो इस ग्लोब में यह दिखाया गया है कि अयन वृत्तीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों का टकराना किस तरह से संपन्न होता है। लेकिन इसी के बाद फिर ऊपर की ओर देखें तो यह हाई प्रेशर बेल्ट है। इस हाई प्रेशर बेल्ट में उपोष्ण उष्णकटिबंधीय है। यह लगभग 30 से 45 के उत्तर और दक्षिण में अक्षांशों के मध्य है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हवाएं, हाई प्रेशर की हवाएं शुष्क होती हैं, और जब ये हवाएं जो हैं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं तो ये हवाओं के शुष्क होने के कारण इन हवाओं से वर्षा नहीं होती है। तो इसलिए जो अयनवृत्तीय क्षेत्र की व्यापारिक हवाएं हैं उससे वर्षा होती है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय हवाओं में ऊर्ध्वाधर प्रवाह नहीं होता है, बल्कि यह निम्नगामी होती हैं। हाई प्रेशर बेल्ट की हवाएं होती हैं, और चूँकि नीचे की ओर जब यह प्रवाहित होती हैं तो यह किसी समुद्री भाग से नहीं आती हैं, स्तरीय खंडों से ही आती हैं, उपोष्ण उच्च अक्षांशों से, इसलिए इन हवाओं से वर्षा नहीं होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके आधार पर मैंने आपको ये समझाना। 11वां जो है, भारत की उपोष्ण कटिबंध में हवा का ऊपर से नीचे उतरना और नीचे उतरती हवा में नमी, ये इसकी चर्चा मैंने कर दिया। अभाव वितरण को प्रभावित करती है। उसके बाद 12वां है कि हवा के गर्म होने की दशा पर भी भारत में उस वर्षा वितरण प्रभावित होता है। ये भी एक पॉइंट है, ये UPSC लेवल का पॉइंट है, PSC लेवल का है। नेट के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, UG के लिए तो बन सकते हैं, सभी के लिए बन सकते हैं, तो इसको भी देखना है। अतः अब ये कैसे होता है आपको मैं बताऊं कि जैसे जैसे आप ग्लोब को देखिए, ग्लोब को जब आप देखेंगे तो ग्लोब में आप जैसे ही ध्रुवों से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, उस तरह से क्या होता है, तापमान कमने लगता है। और जब ध्रुवों के ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, तो ध्रुवों के ऊपर जब फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है तो ज्यों-ज्यों तापमान जितना अधिक होगा उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और तापमान जितना कम होगा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता उसमें उतनी ही कम होगी। तो वैसी परिस्थिति में क्या होता है
कि उत्तर अयनवृत्तीय क्षेत्र विषुवत-रेखीय क्षेत्र से ज्यों-ज्यों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तापमान ग्रहण करने को जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है। अतः अपेक्षाकृत ठंडी हवाओं से के क्षेत्रों में वर्षा नहीं होता, क्योंकि वो नमी धारण करने की क्षमता उसकी कम होती है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यदि देखा जाए, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें देखें कि जो पश्चिमी घाट है, यह जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट में आप देखेंगे, इस पश्चिमी घाट में कि जब पवन सम्मुख ढाल में बारिश तो हो जाती है, लेकिन पवन विमुख ढाल में जब हवा यह उतरती है तो उतरने के कारण क्या होता है, ये हवाएं गर्म हो जाती हैं। तो जितनी थोड़ी भी इसमें मॉइस्चर होती है वह संघनन को प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि तब तक हवा संतृप्त नहीं होगी, तब तक वो वर्षा की बूंदों के लिए संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। ये ध्यान देना है। तो क्या होता है, पूर्वी घाट पहाड़ में एक कारण और है कि उतरती हुई हवाएं अधिक गर्म होती हैं, और गर्म होने के कारण उनमें जितना भी नमी की मात्रा होती है उसी के अंदर रह जाती है, इसलिए भी वर्षा पवन विमुख ढालों पर नहीं हो पाती है, आर्द्रता और नमी की कमी के कारण। यही कारण है, यहाँ पे एक बता दूं मैं आपको कि महाबालेश्वर में वर्षा अत्यधिक होती है, लेकिन पूना वहाँ से बिल्कुल करीब है, वहाँ वर्षा कम होती है। दूसरी बात मैं बता दूं कि मंगलोर पश्चिमी घाट पहाड़ में स्थित है, और सेम अक्षांश पर बेंगलोर भी स्थित है, जो पूर्वी घाट पहाड़ में पठारों के मध्य है। तो मंगलोर में वर्षा 200 से ऊपर सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है, 225 सेंटीमीटर से के करीब वर्षा हो जाता है, लेकिन बेंगलोर में मात्र 50 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक वर्षा होती है। तो क्या कारण है, यह भी लिख सकते हैं। एक प्रश्न और बन गया कि मंगलोर में वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है, जबकि एक ही अक्षांश पर स्थित बेंगलोर में वर्षा अधिक मात्रा में क्यों नहीं होता है, कारण बताएं। तो ये कुछ कारण हैं जो वर्षा की मात्रा को निर्धारित करती हैं। तो इन कारणों का विशद वर्णन आपको करना है और समझना भी है कि क्या ये कारण हमके वर्षा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त चीज़ों के आधार पर भारत के वर्षा के वितरण को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र, अल्प वर्षा का, इसके अलावा और भी सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, दक्षिणी दोलन, साइबेरिया का उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिका ध्रुव, अफ्रीका के सोमालिया तट की आकृति, एल नीनो गर्म जलधारा और ला नीनो ठंडी जलधारा, ये सारी बातें इनको प्रभावित करती हैं। हम आपको बता दें थोड़ा और यहाँ पे कि एल नीनो और ला नीनो के संबंध में, सोमालिया तो मैंने चर्चा कर दिया, अब एल नीनो और ला नीनो के संबंध में बता दें। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से चलती है, और पेरू के तट यह जो है, यह पूर्वी प्रशांत महासागर, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर, तो पेरू के तट से यह चलती है, और चलकर जब यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर होते हुए यह जाती है और दक्षिण भारत तक पहुंचती है, चूँकि यह गर्म हवा है, तो वह क्या होता है कि वहाँ पर यह गर्म जलधारा यदि पहुंच जाती है, तो पहुंचने के बाद वह वहाँ पर दबाव को और भी कम कर देती है, हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है उसको कम कर देती है, जिसके कारण वर्षा की मात्रा की वर्षा हाई प्रेशर बेल्ट की तीव्रता कम हो जाती है, और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कम होता है। उसी तरह से ला नीनो एक ठंडी जलधारा है जो पेरू के तट से यह भी चलती है, लेकिन जब यह चलती है और यह ऑस्ट्रेलिया से होते हुए दक्षिण पूर्वी पैसिफिक से होते हुए भारत के तट तक पहुंचती है, तो यह हाई प्रेशर को और उच्च कर देती है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी अरबियन मानसून बहुत ही तीव्र गति से आती है, और उस समय एल नीनो का जब इफेक्ट होता है तो वर्षा कम होती है, और ला नीनो का जब ठंडी जलधारा का इफेक्ट होता है तो वर्षा भारत में अधिक होती है। ये ध्यान रखने की बात है। इस पर एक विशद अलग से अपन पढ़ सकते हैं, बाद में देखेंगे, अभी इसको ये समझ लें आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि वर्षा का वितरण उपरोक्त कारकों से प्रभावित होकर भारत में वर्षा के कितने क्षेत्र हैं। पहला है अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र। अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र, इसके अंतर्गत 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का क्षेत्र आता है। ये क्षेत्र कौन से हैं, यह जो देख रहे हैं यह वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम का क्षेत्र हो गया, और दूसरा पश्चिमी घाट का क्षेत्र। ये दो क्षेत्र हैं, यह अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र कहलाते हैं। ये देखिए, ये दोनों क्षेत्र जो हैं
यह वाला क्षेत्र और यह वाला क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र कहलाते हैं। पश्चिमी घाट का क्षेत्र और यह वाला क्षेत्र यह अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मालाबार तट हो गया, दक्षिणी तमिलनाडु कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है यह हो गया, उत्तरी पूर्वी असम के राज्य मैंने बता दिया त्रिपुरा मिजोरम, तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है मध्यम वर्षा का क्षेत्र। मध्यम वर्षा के क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा 200 अधिकतम 200 सेंटीमीटर होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होता है। इसमें जो है यह गंगा का मैदान, गंगा और यमुना का जो सिंधु गंगा का मैदान है यह क्षेत्र है, यहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के करीब होती है। और पर्वत पदीय प्रदेश है यह, पूर्वी उत्तर प्रदेश दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से अरेबियन में वर्षा होती है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा से वर्षा जो होती है, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो वर्षा होती है, वो दोनों वर्षा जो होती है वह लोअर गंगा में, झारखंड में और उड़ीसा में मध्यम वर्षा के क्षेत्र जो होते हैं। अब ये प्रश्न एक देखिए यहाँ उठता है कि बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा से मध्यम वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा किन किन क्षेत्रों में होती है, तो इसका हम जवाब दे सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से वर्षा मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड, बिहार और लोअर गंगा मैदान में होती है, और यह वर्षा चक्रवातीय किस्म को होती है। ठीक है। तीसरी वर्षा की शाखा जो है वह है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वहाँ वर्षा जो होती है वह 50 से 100 सेंटीमीटर के करीब होती है। इसमें खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग। उसके बाद आप देखिए हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, गुजरात का भाग आ गया, और दक्कन का पठारी क्षेत्र आ गया। ये सभी क्षेत्र जो है, और राजस्थान के पार उत्तर की ओर ये हवा चली जाती है, यहाँ से सब मैं बता चुका हूँ, इसलिए इसका डिस्कशन नहीं करूँगा, सिर्फ अभी वितरण बताऊँगा इसमें। तो इस तरह से ये क्षेत्र जो है यह 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है। उसके बाद अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसको थोड़ा मैं बताऊँगा। एक देखिए यहाँ पे ये जो है विदर्भ है, ये तेलंगाना का क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटका का क्षेत्र। ये विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटका का क्षेत्र, यह वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो है यह शुष्क कटीली मरुस्थलीय अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जो रेन शेडो एरिया में है। तेलंगाना, तो आपको यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा 3 राज्य मिलकर शुष्क वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती हैं, तो इसमें आ गया एक तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। यह तीनों मिलकर शुष्क क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। यह पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ी इसी क्षेत्र में आता है। यूकेलिप्टस वगैरह के जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स मिले जाते हैं, उसी के नाम पर नीलगिरी उसका नाम पड़ा है। तो ये अल्प क्षेत्र है, विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिण व उत्तरी कर्नाटका, नीलगिरी और पहाड़ी। उसके बाद थार का मरुभूमि का क्षेत्र, जैसलमेर, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, और लेह जो है वह जो है महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये सारे के सारे क्षेत्र जो हैं ये अत्यधिक शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये कुछ क्षेत्र हुए वर्षा के वितरण प्रभावित करने के कारण। उसके बाद अब आते हैं हम कि महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं वर्षा के संबंध में, जिसको भी जानना हमको आवश्यक है कि भारत में मानसून का ये ऑप्शनल पेपर्स में भी ऑप्शंस देके क्वेश्चंस ऑनलाइन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि सीक्वेंस ऑब्जेक्टिव को सही करें कि सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो वर्षा है वह मालाबार तट पर होती है, और कहाँ पर सबसे पहले 2 शाखाओं में बढ़ जाती है मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, तो यह
केप कामरीन के पास, केप कामरीन, यहाँ पर केप कामरीन है। आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है यह केप कामरीन है। इसमें यहाँ पर केप कामरीन का दूसरा नाम आपके जानकारी के लिए बता दूँ, कन्याकुमारी है। यहाँ पर आकर यह क्या होता है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक बंगाल खाड़ी शाखा के नाम से, दूसरा शाखा के नाम से प्रवाहित होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 1250 मिलीमीटर के करीब होती है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी शाखा से भारत में वर्षा कहाँ होती है? उत्तरी पूर्वी शाखा से वर्षा भारत में मात्र 10 से 15% होती है और यह कोरोमंडल तट पर होती है। भारत में वर्षा के सबसे कम दिन कहाँ हैं? तो आप देखेंगे कि सबसे कम वर्षा के दिन अजमेर में हैं 45 दिन, और सर्वाधिक वर्षा के दिन हैं 120 में 118 दिन का एवरेज है कोलकाता का। इसके अलावा चेन्नई में 55 दिनों के एवरेज हैं, मुंबई में 75 दिन। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। दूसरी बात, देश में 190 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा मात्र 11% क्षेत्रों में होती है। 21% क्षेत्रों में 125 से 190 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो वर्षा के वितरण की ये देखिए किस तरह से इनका जो आंकड़ा है, 37% भाग जो है भारत में, उसमें 72 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 24% जो भाग है वह उसमें 35 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और 7% भाग में 35 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और इसी तरह से भारतीय वर्षा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? चेरापूंजी में होता है। यह लगभग 2510 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। लेकिन इसके पहले 1985 में माउसिन राव मेघालय में ही था, यहाँ पर वर्षा हुई थी लगभग 2600 सेंटीमीटर। तो 1985 में टॉप के ऊपर था माउसिन राव, जहाँ सर्वाधिक वर्षा हुई थी। और न्यूनतम वर्षा भारत में कहाँ होती है? जैसलमेर और लेह में। भारत में ग्रीष्मकाल का समय क्या है ये पता है आपको? शीत उत्तर पूर्वी मानसून का समय क्या होता है? वर्षा भारत में दो रूपों में होती है शीतकाल में, एक बर्फ़ के रूप में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है वह होती है, और दूसरी वर्षा बंगाल की खाड़ी से कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। बर्फीली वर्षा कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। और जल की बूंदों के रूप में वर्षा होती है दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी विक्षोभ से, जो रबी फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो इस तरह से आपको इन सारे चीज़ों को जानना है, और इसमें जो मैप्स मैंने दिए हैं उन मैप्स को परीक्षा में बनाना आवश्यक है। और आपको औसत वार्षिक वर्षा के क्षेत्र दिखाए गए हैं। इसमें देखिए कि जो भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, तो ये मैप में सारे हैं, आप इसको देख लेंगे और बना लेंगे। समर मानसून की पोजीशंस को बताए गए हैं मैप में, तो ये मैप को देख के आप स्टडी कर सकते हैं। और इस तरह से आप देखें कि हालांकि इसमें पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें और बन सकते हैं, प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। इस चेरापूंजी में विश्व का सबसे अधिक बारिश क्यों होता है, वर्णन करें। तो इसके संबंध में भी हम कभी एक अलग से ऐसे वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, जो खास करके MA फर्स्ट सेम के स्टूडेंट या नेट के जो स्टूडेंट हैं या PhD दे रहे हैं, वैसे ऐसे आप लोग कुछ कमेंट्स में यूट्यूब में मेरे आप लिखेंगे ऐसे प्रश्न, और उसका मैं आपसे वादा करता हूं कि अलग से एक वीडियो बनाकर आपके लिए मैं दूंगा, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे क्लाइमेट से संबंधित, जो चेरापूंजी में वर्षा क्यों होती है, और सबकी शिलोंग वहीं पे है, वहाँ पे वर्षा क्यों नहीं होती है, जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है, ITCZ का क्या, थार का क्या, यदि थार मरुस्थल नहीं होता तो क्या मानसून इस तरह की होती। लाइकवाइज बहुत सारे प्रश्न हैं जो उसको इन 40 और 50 मिनट में कवर करना मुश्किल है। मैं इसकी सीरीज़ प्रारंभ करूँगा, बशर्ते आप इस पर लाइक और कमेंट अच्छे से करें, और अपने कमेंट में क्वेश्चंस भी मुझसे पूछें, तब मैं उसको एग्जाई करके और निकट भविष्य में आपके लिए उसको बनाऊँगा। धन्यवाद।